वेलकम बैक टू पहचान अ कॉन्वर्जेशन विद सिद्रा इकबाल. इट्स अ ब्रांड न्यू सीज़न और आज जो हमने शुरुआत ही की है इट्स विद अ वुमन ऑफ सब्सटेंस द वेरी एलिगेंट आयशा वारसी. आयशा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपके हाउस होल्ड के हवाले से. तो माशाल्लाह 5 बहनें थीं और आपका नंबर तीसरा था. तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज था या एडवांटेज था? नहीं, मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपनी माँ से तो जो सीखने को मिला सो मिला. डेफिनेटली बहनों से भी बहुत कुछ मिला. सही कि उन्होंने अपनी अर्ली एजेस पे किस तरीके से घर को संभाला. देन फिर बहुत छोटी एज के अंदर उनकी शादियाँ हो गई, तो उन्होंने अपनी शादी एक मैरिज लाइफ को किस तरीके से सपोर्ट किया. और डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट के तौर पर साबित होती हैं. सो मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ इन चीज़ों से. और फिर मेरी जब शादी हुई तो मैं इस मामले में बड़ी लकी रही कि पहले तो मैं पेरेंट्स की तरफ से बड़ा मुझे पैम्परिंग होती रही, फिर मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली. अच्छा, वैसे अक्सर कहते हैं कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनकी मैरिज लाइफ, उनकी एक्सपेक्टेशन शादी से क्या होनी चाहिए? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से, एंड ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, कि शादी बजाते खुद इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसके साथ कोई और काम या अपनी और एस्पिरेशंस, एम्बिशंस को आगे लेके बढ़ना मुश्किल होता है. आपका क्या एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि डेफिनेटली इमरान और मैं, हम दोनों ही वर्किंग थे. तो उसमें मुझे प्लस पॉइंट इस तरह से भी रहा कि ये चीज़ पहले से तय थी इमरान और मेरे बीच में कि मैं काम नहीं छोड़ूंगी और मैं काम को कंटिन्यू करूंगी. क्योंकि जिस वक्त मेरी शादी हुई मैं अपने काम में बहुत आगे निकल चुकी थी. तो वहाँ से वापस पलटने का कोई जवाज़ नहीं था और ना ही कोई रास्ता था. क्योंकि जब आप कमिटेड हो जाते हैं लोगों से तो फिर आपकी अपनी पर्सनल कोई लाइफ नहीं रहती. सो इस वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इस उसमें कि मुझे इमरान की बहुत सपोर्ट मिली. एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेरी कामयाबियों में मुझसे ज़्यादा मेरे दूसरे जो करीब के लोग हैं उनका बहुत हाथ है. ट्रू. और क्या कहना चाहेंगी जितनी ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं जो सोचती हैं हम कैसे कन्विंस करें अपने हस्बैंड को कि हमने भी काम करना है, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा? क्योंकि देखिए, शादी तो कहते हैं ना गाड़ी है और उसके 2 पहियों के ऊपर ही वो चल रही होती है. तो डेफिनेटली ये किसी एक के सोचने और एक के समझने से कुछ नहीं होता. इसके लिए दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना, दोनों की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. तो ये अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर करम रहा कि मुझे मतलब हर चीज़ बिना मांगे ही मिलती चली गई. हाँ, उस चीज़ को मैं संवारती ज़रूर रही अपने हालात, अपने मामलात के हिसाब से. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये सिर्फ आपके समझाने और बताने से कुछ नहीं होता अनलेस आप सामने वाला आपको अंडरस्टैंड कितना करता है. आयशा, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको हर चीज़ से, दौलत, शोहरत, नाम, एक क्रेडिबिलिटी इन द फील्ड दैट यू आर एसोसिएटेड विद से नवाजा है. आज अगर आप अपनी लाइफ को देखती हैं तो सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी क्या है? कभी सोचा नहीं इतना ज़्यादा कि क्या हो सकती है ख्वाहिश. लेकिन हाँ, मैं यही चाहती हूँ. अब ऑब्वियसली जब से मेरा बेबी हुआ तो सबसे ज़्यादा तो मेरी डे एंड नाइट बस एक यही होती है कि मैं उसको कुछ दूँ या नहीं दूँ, मैं उसको एक अच्छा इंसान बना सकूँ. क्योंकि मुझे पर्सनली जब आप एक बिज़नेस सर्कल के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत सख्ती से सामना करना पड़ता है कि अच्छे इंसान बहुत कम हैं. तो एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे ख़्याल से मेरी शायद आज के दौर में सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छा इंसान बना सकूँ. इंशाल्लाह ताला. और मुस्तफ़ा के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि पहले जब करियर की शुरुआत थी तो आपने करियर को पे फोकस किया. शादी जो अमूमन हमारे यहाँ जिस एज में लड़कियों की होती है, यू टुक योर टाइम. फिर उसके बाद बेबी भी माशाल्लाह यू हैड कपल ऑफ फ्यू ईयर्स. तो ये प्लान था या आप इसको कहेंगी कि बस अल्लाह की तरफ से सब कुछ हुआ. और शादी के 6 साल तक मुझे अगर बेबी की ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं थी, ना ही मैंने इसको बड़ा स्ट्रांगली कभी इस चीज़ को सोचा. ये खुद ब खुद होता चला गया हर चीज़. और अपने हिसाब से शायद अल्लाह पाक को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं. तो मेरे ऑब्वियसली जब अल्लाह पाक औलाद देता है तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी उठाने की हिम्मत देता है. तो वक्त के साथ साथ मुझे हर चीज़ मिलती चली गई और उसी प्लानिंग के हिसाब से मिली जिस प्लानिंग में मुझे लगता था कि हाँ, मैं अब इस फ्रेम के अंदर आकर बिल्कुल कंप्लीट हो सकती हूँ. तो ऐसा मुझे हर तरफ से अल्लाह की बड़ी सपोर्ट रही है. इतनी पॉजिटिव आप कैसे रहती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, जो अभी आपने कहा, ये हमारे देखने वालों में से कई लोगों के सबसे बड़े मसाइल यही हैं. वो डिप्रेस हो जाते हैं ये सोच के कि जी शादी, काम, जिम्मेदारियाँ, फिर बच्चे, ये चीज़ें उनके लिए एक दिल में कहीं ना कहीं खलिश, कहीं ना कहीं उदासी पैदा करती हैं. आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं? ऑब्वियसली मैं कहती हूँ कि मेरे पास जितना मेरा कस्टमर डीलिंग है, बेसिकली तो हम देखें तो सर्विसेज के अंदर मैं हूँ,
उस सर्विसेज में आप हर रोज़ कुछ ना कुछ किसी ना किसी से मिल रहे होते हैं. फिर जब आप उनके मसले मसाइल और उनके प्रॉब्लम सुनते हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं है, आपको तो अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है, तो हम क्यों नाशुक्रापन करें अपने खुदा का कि जिसने हमें इतना कुछ दिया. एंड पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है तो आप जो है ना सक्सेसफुली अपने आप को एक बहैसियत एक इंसान भी आप अपने आप को सबसे चला सकते हैं, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. अच्छा, आप जितनी क्रिएटिव हैं, जितनी नफीस हैं, खूबसूरती से उतना ही लगाव है, बिकॉज आई सी इट ऑल अराउंड यू. यानी आप अपने आप को सराउंड करना चाहती हैं खूबसूरत चीज़ों से. आई सी अ लॉट ऑफ वाइट कलर से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. बिल्कुल मिलती है, क्योंकि हमारा डे एंड नाइट काम ही सिर्फ कलर्स के साथ खेलने का है. एंड शादी से पहले मैंने 12 से 15 साल नॉन स्टॉप वाइट कलर पहना. अब पिछले 1 आध साल में मैंने जो है थोड़ा सा कलर पहनना शुरू कर दिया है, बल्कि लास्ट 3 to 4 years अगर अप्रॉक्सीमेट बात करें तो ऑब्वियसली. और अगर आप मेरे स्टूडियो, मेरा घर, सैलून, सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको इनफैक्ट हमारे जितने भी वेडिंग से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके अंदर भी लोग, और स्पेशली लोग आते ही मेरे पास सिर्फ वाइट के लिए. तो आपको अभी तक कोई डिटर्जेंट का ऐड नहीं ऑफर हुआ? इतना वाइट पे जब एम्फेसिस होता है तो हम तो हर वक्त सफ़ेदी की चमकार की बात सुनते रहते हैं. बट आयशा, डेली लाइफ में माशाल्लाह इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक रेगुलर काम होते हैं ख़वातीन के, कुकिंग करने का, घर को देखने का टाइम मिलता है? हाँ, डेफिनेटली सिर्फ संडे ही मिल रहा होता है, अदरवाइज़ तो मॉर्निंग टिल नाइट सिर्फ काम और सिर्फ काम ही हो रहा होता है. लेकिन संडे मैं एंजॉय करती हूँ कुकिंग करना, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त घर में सब लोग होते हैं. एंड वैसे भी अगर हम रूटीन वाइज भी बात करें तो हमारे यहाँ नौकरों के हाथ का खाना मतलब कोई भी पसंद नहीं करता. एंड सबको यही होता है कि जब तक अम्मी नहीं बनाती तो खाना हजम नहीं होता. एंड इनफैक्ट संडे जब मैं कर रही होती हूँ तो मेरी भी यही फीलिंग्स हो रही होती हैं कि अच्छा, मेरा कोशिश ये होती है कि ठीक है मैं इमरान को मेरा खाना पसंद आ जाए या अम्मी को पसंद आ जाए. तो ये बड़ी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है. आई थिंक वो कहते हैं ना, माँ के हाथ का खाना आप दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी खा लें वैसी वो टेस्ट नहीं आता. तो व्हाट अबाउट मुस्तफ़ा की मम्मी बनने के बाद आप में क्या चेंज आया, आप कहेंगे? मुस्तफ़ा की मम्मी बनने के बाद चेंज मेरे अंदर बस यही आया कि कोशिश मेरी ये होती, क्योंकि टाइम मेरे पास बड़ा कम होता है, तो अब मैं थोड़ा सा घर को टाइम ज़रा ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ. लाइक रात पहले मेरे 10 बजे काम ख़त्म होते थे, अब मेरी कोशिश होती है कि 6-7 बजे तक मैं अपने सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह निपटा दूँ और फिर मैं जाकर थोड़ी देर बैठ जाऊँ, या दोपहर में मैं थोड़ा सा उसको टाइम दे दूँ, क्योंकि उस वक्त ये एज है उसकी कि जब उसको मैक्सिमम मेरे टाइम की ज़रूरत है एंड क्वालिटी टाइम. तो हमारी कोशिश यही होती है कि किसी भी तरीके से काम को थोड़ा सा दूर रखते हुए मुस्तफ़ा के लिए टाइम निकाल सकें. तो वो कहते हैं ना कि जैसे ही बेबी आता है तो आप फ्यूचर प्लानिंग शुरू हो जाती है कि इसके लिए क्या करना है, इसको कहाँ बिठाना है. तो अभी आपके जहन में क्या है? कोई स्कूल सोच लिए हैं, प्रोफेशन सोच लिया है, क्या सोचा है मुस्तफ़ा के लिए? मुस्तफ़ा के लिए ये रहा कि मैं थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड होकर ज़रा ज़्यादा सोचती हूँ. जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मैंने मुस्तफ़ा के लिए तमाम उसकी एजुकेशन पॉलिसीज़, उसकी हायर स्टडीज़, उसकी इनफैक्ट शादी, मैंने उसकी शादी के लिए अभी से ज्वेलरी वगैरह भी कलेक्ट करके. अच्छा, आम तौर पे ये लड़कियों के लिए किया जाता है, लेकिन उन्होंने मुस्तफ़ा की तैयारियां भी शुरू कर ली है. एंड उसकी शादी की प्लानिंग से लेके ऑब्वियसली लड़की तो वो खुद ही ढूंढेंगे. अच्छा, मुझे लगता है आपने 2-3 लड़कियां भी देख ली होंगी कि अब इन पे नज़र रखी जाए, ये बड़ी हो जाएंगी तो ये देखते हैं कहाँ जा रही हैं. एंड स्कूलिंग जब मुस्तफ़ा माशाल्लाह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मैंने उनकी रजिस्ट्रेशन भी करवा दी थी. लिंक्स में एंड 2-3 और स्कूल. ज़बरदस्त. आप देख रहे हैं कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है. मुझे मालूम है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सब चीज़ें मैनेज कर सकूं. सो मतलब मैं लोग कहते हैं ना कि बच्चे माएँ जो हैं वो स्कूलों के पीछे भाग रही होती हैं. लिटरली अब स्कूल वाले मुझसे तंग हैं कि बख्शें आप हमको, जब टाइम आएगा तो डेफिनेटली हम उनको ले लेंगे. बिल्कुल सही. तो आजकल आपके दिन रात में किस तरह, यानी हाउ डू यू स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम एज अ फैमिली? आप, इमरान भाई, मुस्तफ़ा क्या करते हैं साथ में? क्वालिटी टाइम ऑब्वियसली वैसे तो हमें सिर्फ संडेज़ ही मिलता है, लेकिन मेरा उसके साथ क्वालिटी टाइम थोड़ा सा डिफरेंट तरह का है, क्योंकि उनके सोने के टाइमिंग, उठने के टाइमिंग डिफरेंट है. एंड जब 7 बजे मैं जाती हूँ घर तो तकरीबन सो चुके होते हैं मुस्तफ़ा. एंड जब मुस्तफ़ा सो चुके होते हैं तो फिर मैं उनको उठाकर उनसे बातें वगैरह कर रही होती हूँ. अदरवाइज़ तो वो और मुझे सब डांट रहे होते हैं. इनफैक्ट कि मेरी मदर ने अब उनको पाबंदी लगा दी है मेरे साथ सोने पे
کہ میں اسے بہت تنگ کرتی ہوں. الٹا ہے یہاں پہ. عام طور پہ کہتے ہیں کہ بچے تنگ کرتے ہیں امیوں کو, لیکن یہاں الٹا کر رہی ہیں امی جان. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب ماشاء اللہ لائف ہیز بیکم سیٹل فار یو, جو نئے نئے پروجیکٹس آپ نے شروع کیے ہیں, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایمبیشن اسی طرح کا ہے عائشہ, یا اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی جگہ توجہ بڑھ جاتی ہے کہ تھوڑی آپ میں ٹھہراؤ آ گیا؟ نہیں, میرا ایمبیشن آج بھی وہی ہے جو ڈے ون تھا, بلکہ اور زیادہ ایگریویٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ جب آپ اپنے کام سے اور اپنی بنائی ہوئی چیز سے مطمئن ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے اندر جستجو بڑھتی چلی جاتی ہے. اینڈ میں نے اپنے جتنے بھی میرے 7 کمپنیز ہیں ان سب کا میں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ میں نے ہر کمپنی کا ایک ہیڈ الگ کرتی چلی گئی ہوں, کیونکہ اگر میں یہ صرف کہوں کہ جی ون مین شو ہونا چاہیے تو پھر کچھ بھی نہیں پھر بہت مشکل. پھر تو یہ ہے کہ پھر اوبیسلی جو کسٹمر سروسز اینڈ جو کلائنٹ ڈیلنگ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ سیٹسفیکشن کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتی. سو جستجو اپنی جگہ ہے. اینڈ جب میں رات سونے لیٹتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے دماغ میں وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اچھا صبح کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے, اب کس سے میٹنگ ہے, تو یہ چیزیں شاید کبھی ختم ہونے والی نہیں. اچھا, یعنی ناؤ ایز اے بزنس وومن, کیونکہ کہتے ہیں پاکستان میں جو حالات ہیں وہ شاید بزنس کے لیے اتنے سازگار نہیں. ایون آئی ایز اے بزنس پرسن, مجھے کبھی کبھار بہت مشکل لگتا ہے کہ جی آپ کو ہر چیز فرام بجلی ٹو پانی آپ نے خود ہی اس کے پیچھے بھاگنا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے ناؤ ایز اے مدر ایز ویل, کیونکہ زیادہ آپ کو کنسرن ہے, آپ تو ماشاء اللہ اسکول کالج آگے سب کچھ پلان کر چکی ہیں, تو ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور کیا لگتا ہے کہ اب ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ آر یو ہوپ فل؟ اوبیسلی بہت افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری نیبر کنٹریز جو ہمارے ساتھ تھی, جن کی انڈیپینڈنس ہوئی تھی, اور ہم آج کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں. لیکن مجھے اب یہ فیل ہونے لگ گیا ہے اور محسوس بھی یہی ہوتا ہے کہ شاید ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر شاید کچھ ہم چینج نہ کر سکیں, لیکن ہم اگر اپنے ملک میں کوئی چینج لے کر آ سکتے ہیں تو انڈیویجول بیسس کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں. ادروائز اٹ از ناٹ پاسبل کہ اب ہم 50 سال پیچھے آ چکے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے, اور میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ جتنا بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم جن چیزوں کے اندر انڈلج کر سکتے ہیں ہم وہ کریں. ادروائز دیر از نو وے آؤٹ کہ ہم جو اس وقت کرائسس چل رہے ہیں ہم ان سے نکل کے باہر آ سکیں. آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ نوٹ, اور اسی بات پہ آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. وی آر اسٹل ان کنورسیشن ود عائشہ وارسی. ڈونٹ گو اینی ویئر.